हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज से आपके यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो रही है क्रैश कोर्स के अंतर्गत। आपको पता है कि दो नए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। एक आपका पे पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ के लिए चल रहा है, दूसरा आपका पे वीडियो और एसआई के लिए चल रही है। हम ये जानते हैं कि पीसीएस लोअर पीसीएस में आपकी हिंदी नहीं आएगी, तो ये जो हिंदी है आपके यहाँ पे वो आपके यहाँ पे एसआई और वीडियो बीपीडीओ के लिए आपके यहाँ पे ये चलाई जा रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे पास फ़ोन बहुतों के आ रहे हैं कि सर हमारा दोनों एग्जाम है, मतलब पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ का भी है और आपका यहाँ पे और वीडियो बीपीडीओ एसआई का भी है, तो सर हम दो कोर्स कैसे ज्वाइन करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ का एग्जाम है उसको मैं हिंदी जो है उसके साथ में फ्री में अलग से दूंगा। ठीक है, मतलब उसको हिंदी जो है वो ये वाली जो हिंदी है वो उसको वहाँ पे फ्री में दी जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो दो कोर्स हैं, सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको करना आपको एंट्री कोर्स नेम आपको लिख देना है, जो भी आप कोर्स नेम है उसे 9758803949 पे आपको उस मैसेज को आपको सेंड कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देन आपको सिंपली आपको प्ले स्टोर से देव कैश की आपको ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंटेबल प्राइस भी चल रहा है। आपका जो वीडियो के लिए है वो आपको 999 रुपये मात्र ये कोर्स आपको दिया जा रहा है, और जो दूसरा आपका पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ का है वो 1999 आपको दिया जा रहा है। उसमें आपकी हिंदी जो है आपको फ्री में एडिशनल दी जा रही है। ठीक, चलिए तो आज ये क्लास आपके यहाँ पे हिंदी की रहेगी, पहली क्लास। देखिए मेरे हाथ में ये सिलेबस है, आपको इसमें पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो साइड मैंने लगा रखा है। ठीक है, देखिए पहले लिख रखा है भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, इसमें आपका जो है भाषा के प्रकार, भाषा का विकास, कारली भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां मतलब कुमाऊनी गढ़वाली जो अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें से कहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, कैसे आपके क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, किस अप्रोच से हमको इस टॉपिक को पढ़ना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपके दो वीडियो जाएंगे, दो वीडियोज में आपका पे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास की बात करता हूं तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लो, इसमें जो ये हिंदी शब्द है, ठीक है, हिंदी जो शब्द है ये एक फारसी भाषा का शब्द है। किसका यहाँ पे हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ में हिंदी से ही बना हुआ एक शब्द आपका हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी जो शब्द है ये भी आपका फारसी भाषा का ही है। हिंदी से ही एक शब्द बना आपका पे हिंदू। ठीक है, शब्द क्या बना आपका पे हिंदू। ठीक है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ठीक है, ये तीनों शब्द जो हैं फारसी भाषा के। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे है वो शब्द हमारा है भाषा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं भाषा की बात करता हूँ, भाषा जो शब्द है ये संस्कृत, ठीक है, संस्कृत की एक धातु है भाष धातु। ठीक है, संस्कृत की भाष धातु से ये बना हुआ शब्द है, जिसका बेसिक अर्थ होता है प्रकट करना। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप बोलोगे यहाँ पे भाष का मतलब क्या है, प्रकट करना। भाष से क्या बना है, भाषा। तो सर ये भाषा क्या होती है। ठीक है, प्रकट करने का जो एक माध्यम है, प्रकट करने का माध्यम, क्या प्रकट करने का सर, अपने विचारों को। ठीक है, भाषा क्या होती है, सिंपल यहां पे देखिए, अपने हमारे जो विचार हैं, अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम, प्रकट करने का जो माध्यम होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भाषा। ठीक है, बट ध्यान रखना, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया है, ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। एक बात देखिए यहाँ पे, एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे ठीक है, एक विद्वान है, साहित्यकार है, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि 3 कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे पानी बदले, 12 कोस पे बानी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 3 कोस पे 3, ठीक है, 3 कोस पे पानी बदले 12 कोस पे 12 कोस पे बानी। ठीक है, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो भाषा है ये कैसी है, परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है, भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील, आपको ध्यान रखना है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा, ठीक है, कहते हैं अभी ये
ये परिवर्तनशील होती है, आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि 3 कोष पे क्या है, यहाँ पे पानी बदले, 12 कोष पे पानी, मतलब भाषा क्या है आपकी परिवर्तनशील है। 3 कोष पे आपका पानी चेंज हो जाता है और 12 कोष पे वाणी यानी कि भाषा क्या होती है आपकी चेंज हो जाती है। ठीक, अब देखिए तरह समझिए यहाँ पे, अगर मैं भारत के अंदर इस भाषा की बात कर लूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगर मैं भारत के अंदर भाषा की बात करता हूं, तो अब मैं अगर भाषा के थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूं, अगर मैं इसके इतिहास की थोड़ा सा बात कर देता हूं या भारत की बात कर देता हूं, तो ध्यान रखना पे भारत में 2 तरह की भाषाएं थी। भारत में कहते हैं यहाँ पे 2 तरह की भाषाएं थी। एक तो थी जो पहले से ही यहां बोली जाती है यानी कि मूल भाषा, ठीक है, और दूसरी भाषा हुई जो विदेशों से यहां पे आई, यानी कि जिसे हम बोलते हैं विदेशी भाषा। कौन सा पे? विदेशी भाषा। पहली कौन सी यहाँ पे? मूल भाषा, दूसरी आपकी विदेशी भाषा। अब देखिए यहाँ पे मूल भाषा की बात करता हूं तो भारत में 4 मूल भाषाएं हैं। कितनी वाला पे? भारत के अंदर 4 मूल भाषाएं हैं। सर ये 4 मूल भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली आपकी है कन्नड़, पहली कौन सी आपके यहाँ पे? कन्नड़, ठीक है। दूसरी है आपके यहाँ पे मलयालम, ठीक है। तीसरी भाषा आपके यहाँ पे तमिल, और चौथी है तेलुगु। चौथी कौन सी आपके यहाँ पे? तेलुगु, ठीक है। कन्नड़ जो है ये कर्नाटक की भाषा है, कर्नाटक की, ठीक है। मलयालम ये केरल की भाषा है, ये तमिलनाडु की भाषा है, और तेलुगु जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की भाषा है, ठीक है। आपसे बोलेगा निम्न में से कौन सी भारत की मूल भाषा नहीं है, तो ध्यान रखना ये 4 भारत की मूल भाषाएं हैं, इसके अलावा भारत की कोई मूल भाषा नहीं। देखिए दूसरी आपकी है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा कौन सी है? जैसे जैसे विदेशी लोग यहाँ पे आए, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करा, वो लोग अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर के आए, ठीक है। तो विदेशी भाषाएं मूल रूप से इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक हम करते हैं यूरोपीय भाषा, ठीक है, यानी कि यूरोप से जो लोग यहाँ पे आए, हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में भारत को गुलाम करने की एक दौड़ शुरू हुई थी जिसमें 5 देशों ने हिस्सा लिया था। तो जो 5 देश यहाँ पे आए वो अपने साथ में अपनी भाषा भी लेके आए, ठीक है। तो यूरोपीय में हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल, ठीक है। इसमें आपका पहले आपकी पुर्तगाली भाषा, दूसरी इसमें आपकी डच भाषा, तीसरी इसमें आपकी है अंग्रेजी भाषा, चौथी है डेनिश, और 5वीं इसमें आपकी है फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। विदेशी भाषाओं में यूरोपीय भाषा, ये कौन सी भाषा है? जो यूरोप से यहां पर आई, और दूसरी है जो मध्य, ठीक है, जो मध्य एशिया से यहां पे आई है, ठीक है। दूसरी आपकी है मध्य एशियाई भाषा, दूसरी आपकी है मध्य एशियाई भाषा, मध्य एशियाई, दूसरी है मध्य एशियाई भाषा। इस मध्य एशियाई भाषा को भारतीय ईरानी भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका पे? भारतीय ईरानी भाषा, मतलब वो भाषा जो मध्य एशिया वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। देखिए अब मध्य एशिया में सर रहते कौन थे? मध्य एशिया में आर्य रहते थे, मध्य एशिया में यहाँ पे आर्य रहते थे। हम जानते हैं कि भारत में जो आर्यों का जो आगमन हुआ है, आर्य यहाँ पे मध्य एशिया से आए हैं। सर कौन सा एरिया? ईरान, ये वाला जो एरिया है बीच वाला, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ये आपका मध्य वाला एरिया आता है, ठीक है। तो मध्य एशिया की भाषा कौन सी थी? आर्य भाषा, ठीक है। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। आर्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा, ठीक है। तो इसका मतलब मध्य एशिया यानी कि जो भारतीय ईरानी भाषा है, इसमें कौन सी भाषा है आपकी? संस्कृत भाषा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा बात समझते यहाँ पे, अब जरा बात समझिए यहाँ पे, ये वाली जो भाषा है ये कौन सी? यूरोपीय भाषा। ये कौन सा आपके यहाँ पे? मध्य एशियाई भाषा यानी कि भारतीय ईरानी भाषा। अब भारतीय ईरानी जो भाषा है इसमें बेसिकली आर्य भाषा है, इसीलिए इस भाषा को हम भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्या बोलते हैं इसका? भारतीय आर्य भाषा। इसका बेसिक मतलब ये है, ठीक है, ये जो आर्य भाषा भारत में बोली जाती थी, हालांकि देखो आर्य भाषा ही, ठीक है, यही जो भारतीय ईरानी भाषा है ये ईरान में भी बोली जा रही होगी और जगह भी, लेकिन वो आर्य भाषा जो भारत में बोली गई उसे हम बोलते हैं भारतीय आर्य भाषा। अब ध्यान रखना, इसका मतलब भारतीय आर्य भाषा जो ये भाषा है, ठीक है, ये कौन सी वाली हुई? इसका मतलब यहाँ पे ये शुरू में कौन सी रही? संस्कृत रही। भाई भारतीय आर्य भाषा, कोई तो मैं संस्कृत बोलूंगा, या आर्य भाषा को हम आर्यों की भाषा संस्कृत, ठीक है, और हम इसी को क्या बोल रहे हैं? भारतीय आर्य भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे मुझे पढ़ने के लिए इस भारतीय आर्य भाषा को मैं 3 पार्टों में डिवाइड करता हूं। कितने पार्ट पे? इसे मैं 3 पार्टों में डिवाइड करता हूं, ठीक है। पहली होती है
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, पहले होती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी होती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरी होती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। भाषाएं एक मूल भाषा, एक विदेशी भाषा, मूल भाषाओं में 4, विदेशी भाषाओं में पहली यूरोपीय, दूसरी मध्य एशियाई भाषा जिसे हमने भारतीय ईरानी भाषा कहा। ठीक है, अब मध्य एशिया में कौन लोग रहते थे? आर्य रहते थे, तो इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। तो इस आर्य भाषा को हमने ये जो आर्य भाषा थी जो भारत में बोली गई उसको हमने यहाँ पे भारतीय आर्य भाषा कहा, क्योंकि आर्य भाषा और जगह भी बोली जा रही थी, मध्य एशिया की भाषा थी ये, लेकिन मध्य एशिया की जो भाषा भारत में बोली गई उसे हमने भारतीय आर्य भाषा कहा। बाकी पूरे मध्य एशिया में आर्य भाषा बोली जाती है, वही की भाषा थी। क्लियर होगा? ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो भारतीय आर्य भाषा है इसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। पहले प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन और कौन सी? अब आधुनिक। एक बात आगे समझना पे, संस्कृत जो है वो हमारी मूल भाषा नहीं है। ठीक है, ये कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है। कहां से आई है सर? मध्य एशिया से, या फिर आप कह सकते हो ये भारतीय ईरानी भाषा के अंतर्गत है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमने 3 पहला भी प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय और आधुनिक भारतीय। अब थोड़ा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक, चलिए मैं इसे मिटाता हूं यहाँ पे। तो यानी कि अब मैं कहां पहुंच गया? यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं तो भारतीय जो आर्य भाषा है, आर्य भाषा में, ठीक है, इसमें कितने हो गए आप? इसके यहाँ पे 3 प्रकार हो गए। पहला कौन सा हो गया आपका पे? पहला हो गया आपका प्राचीन भारतीय जो मैंने अभी नीचे लिखा था, दूसरा हो गया आपका पे मध्यकालीन, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया आपका पे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारतीय की बात करता हूं भाई, तो इसमें क्या होगा? मैंने यहाँ पे इसमें क्या होगा? संस्कृत होगी भाई। प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है इसका जो पहला रूप था वो संस्कृत, तो आर्य की भाषा संस्कृत तो थी, लेकिन अब जो संस्कृत है, संस्कृत के हमें यहां पे 2 रूप देखने को मिले। शुरुआत में जो संस्कृत हमें देखने को मिली उस संस्कृत को हमने वैदिक संस्कृत कहा, जिसमें बेसिकली वेद लिखे गए। क्या कहते हैं? हमने वैदिक संस्कृत कहा जिसमें हमने वेद लिखे। वेदों को संहिता कहा जाता है, तो बेसिकली इसमें आपकी संहिताएं लिखी गई। इसमें क्या लिखा आपके? बेस में संहिता लिखी गई, हो गया है। अब जो संहिताओं की भाषा थी वो बहुत कठिन भाषा हुआ करती थी, इसलिए इस वैदिक संस्कृत को कुटिल संस्कृत भी कहते हैं, और इस लिपि को कुटिला लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे कुटिला लिपि। ठीक है, इसे कुटिला लिपि भी कहा जाता है, इसे हम कुटिला लिपि कहते हैं। आपको बात समझ आ रही? ठीक है, कुटिला लिपि के अंदर 4 संहिताएं लिखी गई। सर 4 संहिताएं कौन कौन सी? पहली जो संहिता हुई उसे हम बोलते हैं ऋक संहिता। पहले कौन सा? ऋक संहिता, यानी कि ऋग्वेद हुआ आपका हुआ। दूसरी हो क्या आपका? यजुर संहिता। तीसरी हुई यहाँ पे साम संहिता, और चौथी हुई यहाँ पे अथर्व संहिता। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा बात समझ यहाँ पे, प्रयास करते हैं। इसका थोड़ा सा जो आसान रूप में दिखा, संस्कृत का दूसरा रूप में दिखा यहाँ पे, वो दिखा हमें लौकिक संस्कृत। कैसे कहा? लौकिक संस्कृति के रूप में हमें दिखा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लौकिक संस्कृत भी उतनी आसान नहीं थी। देखिए वैदिक काल के अंदर जो वेद लिखे गए ये बहुत टफ थे, तो आम जनमानस को समझ में आते नहीं थे, तो इसके आसान रूप बनाए गए। ठीक है, अभी हम इन पे हम बात करेंगे, अभी ध्यान समझना। ठीक है, इसके देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेद लिखे गए। इस काल के अंदर पहले पे वेद लिखे गए। वेद जब लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आए तो उसका आसान रूप ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। क्या यहाँ पे? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और उसका भी थोड़ा सा आसान रूप जो थे वो उपनिषद लिखे गए। क्लियर हो गए? ठीक है, अभी हमारा इतना काम नहीं है, फिलहाल आप समझिए यहाँ पे संस्कृत के 2 रूप। पहला कहाँ पे? वैदिक, दूसरा कौन सा आपका? लौकिक। ठीक है, लौकिक क्या हो यहाँ पे? ये थोड़ी सी आसान संस्कृत हुई। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे आसान संस्कृत हुई, मैंने आपको ये बता दिया है। अब ध्यान रखिएगा पे, जो ये आसान यानी कि लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत के अंदर क्या लिखा गया? वेद आपके लिखे गए हैं। ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे इसी में आपके ब्राह्मण ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथों में मैं आपको कुछ ब्राह्मण ग्रंथ बताता हूं। ऋग्वेद के आपको 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं। एक आपका पे ऐत्रेय याद रखना है, दूसरा आपका पे कौशितकी याद रखना है। कौशितकी। ठीक है, पहला आपका पे ऋग्वेद के अंदर यहाँ पे पहला कौन सा पे? ऐत्रेय, दूसरा पे कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ।
यजुर्वेद के अंदर आपका पे दो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं यजुर्वेद में, ठीक है। एक आपको इसमें याद रखना है यजुर्वेद के अंदर, ठीक है, एक आपका पे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है, दूसरा आपका पे तैतरेय याद रखना है, तैतरेय, ठीक है। किसके हैं सर? ये यजुर्वेद के, ठीक है। सामवेद के आपको यहाँ पे एक ब्राह्मण ग्रंथ आपको सामवेद के अंदर, ठीक है, सामवेद में आपको तांडव याद रखना है। कौन सा? तांडव ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना पे, और अथर्ववेद के अंदर आपका पे गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है सर? ऋग्वेद का, ठीक है। कौशिकी किसका है? ऋग्वेद का। शतपथ किसका है सर? यजुर्वेद का। तैतरेय किसका है? यजुर्वेद का। तांडव किसका है? सामवेद का। गोपथ किसका है? आपका अथर्ववेद का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे आसान क्या लिखा आपका पे? वेद लिखे गए, उनके आसान रूप यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों के भी जो और आसान रूप लिखे गए वो लिखे गए उपनिषद, उपनिषद लिखे गए, ठीक है। उपनिषद मतलब है, उप मतलब होता है पास, निषद मतलब बैठना, पास बैठ करके जो ज्ञान अर्जित कर रखा है उसे उपनिषद कहा जाता है। इनकी संख्या 108 हुई, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कितने लिखे गए यहाँ पे? ये 108 लिखे गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो दूसरा ये कौन सा हो गया आपका पे? वैदिक काल के अंदर, यानी कि वैदिक संस्कृत में आपका ये काम हुआ। दूसरा इसका थोड़ा आसान रूप क्या बनाया गया यहाँ पे? लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत थोड़ी आसान संस्कृति है। लौकिक संस्कृति का सबसे पहले जो हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है, इसका वर्णन हमें देखने का पे वो हमें दिखता है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के अंदर हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। जो किसने लिखी है? पाणिनि ने, जो किसने लिखी यहाँ पे? पाणिनि ने, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखना, अष्टाध्यायी में किसने? यहाँ पे पाणिनि ने। लेकिन लौकिक भाषा का जो पहला ग्रंथ है, पहला ग्रंथ, लौकिक भाषा का पहला ग्रंथ रामायण माना जाता है, ठीक है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी, इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए तो भारतीय आर्य भाषा के अंदर पहले कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जहां मुझे क्या दिखी? संस्कृत। संस्कृत मुझे दो रूप दिखे, पहला कौन सा पे? वैदिक संस्कृत, दूसरी कौन सी? लौकिक। वैदिक संस्कृत को हमने कुटिल संस्कृति कहा, इसमें जो लिपि है वो कुटिल लिपि है। बेसिकली इसमें संहिता यानी कि वेद लिखे गए। कितने वेद सर? इसमें 4 आपके वेद लिखे गए और उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उनका जो आसान रूप हुआ उसका भी आसान रूप यहाँ पे उपनिषद लिखे गए, जिनकी संख्या 108 है। लौकिक संस्कृति के अंदर ये आसान संस्कृति के वैदिक का थोड़ा सा आसान रूप लिया गया, ठीक है। इसका पहला वर्णन हमें अष्टाध्यायी में दिखता है, जो पाणिनि की किताब है, और इसका पहला ग्रंथ हमें रामायण दिखता है, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इसीलिए वाल्मीकि को हम आदि कवि भी कहते हैं, ठीक है। अब जरा से देखिए, आप थोड़ा समझने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम पहुंचे मध्यकाल के अंदर, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत थोड़ा सा और आसान रूप जो हुआ वो हमें दिखा पाली, ठीक है। पाली का थोड़ा और आसान रूप जो करा गया वो हुआ प्राकृत। प्राकृत का थोड़ा और आसान रूप जो है यहाँ पे वो आपका अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश का थोड़ा सा और आसान रूप जो है यहाँ पे वो आपका अवहट्ट, ठीक है। और अवहट्ट से फिर सीधे निकल के आगे आपके यहाँ पे हिंदी, ठीक है। हिंदी में भी आपके 3 हुए, एक प्राचीन हिंदी हुई। हिंदी में कितने आपके यहाँ पे? एक आपकी इसमें प्राचीन हिंदी हुई, ठीक है। दूसरी हुई आपकी मध्यकालीन हिंदी, और तीसरी इसमें होगी आपकी आधुनिक हिंदी। क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना मुझे पढ़ना है यहां से यहां तक का, किसमें? हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत। क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा बात समझिए, यहाँ पे तो मैं पढ़ चुका हूं वैदिक संस्कृत, मैं पढ़ चुका हूं लौकिक संस्कृत। जरा मैं आता हूं यहाँ पे पाली पे। अब देखिए पाली में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पाली जो है इसका जो अर्थ है, पाली का जो बेसिक अर्थ है, इसके 2-3 अर्थ लिए जाते हैं। पहला इसका अर्थ लेते हैं पाली ग्राम की भाषा। कहते हैं कि इसका जो जन्म हुआ वो पाली ग्राम से हुआ, इसे पाली ग्राम की भाषा भी इसे कहा जाता है। दूसरा, इसी को पाटलिपुत्र की भाषा भी कहते हैं, पाटलिपुत्र की भाषा, ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र की भाषा हुआ करती थी। और तीसरा, इसी को ही पालने वाली भाषा भी कहा गया है, क्योंकि ये आसान भाषा है, अपनी भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आसान भाषा थी, ठीक है, ठीक है। अब जरा एक बात आप यहाँ पे और समझिएगा, ठीक है। जो पाली भाषा है बेसिकली जो बुद्ध वचन है, पाली भाषा क्या होता है? बुद्ध के जो वचन हैं, बुद्ध वचन वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। बुद्ध जो वचन हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और बुद्ध वचन के अंदर बेसिकली बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बुद्ध वचन के अंदर आपका पे
बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्यों में बेसिकली इसमें 3 ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक कहा जाता है। क्या बोलते हैं पे? त्रिपिटक कहते हैं। अब ध्यान रखना पे, त्रिपिटक के अंदर बेसिकली 3 आपके यहां पे ग्रंथ आते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका पे सुत्त पिटक। पहला क्या है आपका? सुत्त पिटक आता है, सुत्त पिटक, ठीक है। दूसरा आता है आपका पे विनय पिटक, विनय पिटक आता है। और तीसरा आता है आपका पे अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान रखना, शुद्ध का मतलब होता है साधारण, पिटक का मतलब होता है पिटक या फिर पिटारा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो भंडार, ठीक है। तो साधारण जो उपदेशों का एक पिटारा है बुद्ध के, उन्हें शुद्ध पिटक के अंदर शामिल किया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है। शुद्ध पिटक के अंदर कुछ प्रमुख ग्रंथ आते हैं, ठीक है। शुद्ध पिटक एक पिटक नहीं, एक किताब नहीं है, इसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ आते हैं जिसमें आपको यहां पे पहला आपको यहां पे जो याद रखना है वो रखना है आपको यहां पे संयुक्त ग्रंथ। कौन सा पे है? संयुक्त ग्रंथ, ठीक है। इसे संयुक्त निकाय भी कहा जाता है। ग्रंथ और निकाय दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा इसमें आपका यहां पे है, एक है दीर्घ ग्रंथ, दीर्घ ग्रंथ या फिर दीर्घ निकाय। और तीसरा इसमें आपका है अगुंतर निकाय या आगुंतर निकाय या आगुंतर ग्रंथ, ठीक है। आगुंतर ग्रंथ या निकाय किसमें आपके यहां पे है? ये सुत्त पिटक के अंदर है, ठीक है। तो सुत्त पिटक के जो प्रमुख ग्रंथ है वो कितने आपके यहां पे? कितने हैं? 3 है। पहला कौन सा है? संयुक्त ग्रंथ निकाय या संयुक्त ग्रंथ। दूसरा है दीर्घ ग्रंथ। तीसरा अगुंतर ग्रंथ, ठीक है। अब देखिए विनय पिटक की बात करता हूं यहां पे। विनय पिटक के अंदर गौतम बुद्ध के वो उपदेश हैं जो इन्होंने बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संघ को संचालित करने के लिए दिए थे। बौद्ध संघ को संचालित करने के लिए जो उपदेश दिए गए थे उन्हें इस त्रिपिटक के अंदर रखा गया है, ठीक है। इस त्रिपिटक में आपको इसमें 4 प्रमुख ग्रंथ याद रखने हैं, ठीक है। पहला इसमें है महावग्ग। पहला कौन सा इसमें आप? पहला इसमें ग्रंथ है महावग्ग। दूसरा इसमें आप है चुल्लवग्ग, चुल्लवग्ग, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। पहला आपका यहां पे महावग्ग, दूसरा आपका है चुल्लवग्ग, ठीक है। तीसरा जो आपको इसमें ध्यान रखना है, तीसरा, ठीक है, यह है पाराजिक। तीसरा आपका यहां पे मैं इधर लिखता हूं, तीसरा आपका पाराजिक। और चौथा है परिवार। चौथा कौन सा है? परिवार, ठीक है। तो विनय पिटक के अंतर्गत आपको 4 आपको यहां पे ग्रंथ याद रखने हैं, महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाराजिक और परिवार। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा विनय पिटक का अंग नहीं है? 3 तो ये पक्का याद रखना। अगुंतर निकाय बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें उस दौरान का जो इतिहास है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका भी इसमें उल्लेख मिलता है। जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब है ही त्रिपिटक तो भाई बौद्ध धर्म का इसमें जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, काहे ना मिलेगी, ठीक है। आप सब जगह निम्न से कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है? तो भाई ये सब बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तीसरा कौन सा पे? अभिधम पिटक। देखिए अभिधम पिटक के अंदर बेसिकली क्या है, गौतम बुद्ध ने मन यानी कि अपना हमारा जो चित्त है, मन को शांत रखने के लिए जो उपदेश दिए हैं, ठीक है। ये अब इसमें अभी जो चित्त हमारा है, चित्त यानी कि मन को शांत रखने के लिए जो उपदेश दिए हैं वो अभिधम पिटक के अंतर्गत आते हैं। अभिधम पिटक के अंतर्गत आपको एक आपको यहां पे ग्रंथ याद रखना है, वो है यमक, ठीक है। यमक आपको यहां पे ग्रंथ याद रखना है। कौन सा यहां पे आपका पे? यमक, ठीक है। यमक जो ग्रंथ है वो अभिधम पिटक का एक ग्रंथ है, ठीक होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको पाली के अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको अभी वैदिक संस्कृत पढ़ा दिया है। इसके अंदर क्या क्या चीज थी, ठीक है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और ग्रंथ पे उपनिषद। लौकिक संस्कृति के अंदर रामायण मैंने आपको बताया, वाल्मीकि। पाली के अंतर्गत मैंने आपको ये चीज, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्राकृत की, ठीक। चलिए अब हम प्राकृत की बात कर लेते हैं। देखिए प्राकृत में क्या है, प्राकृत जो ये सबसे प्राचीन ये जनमानस की भाषा मानी जाती है। मतलब लोगों के आपस में बोलचाल की सबसे प्राचीन भाषा जो है उसे प्राकृत माना जाता है। प्राकृत की पहली रचना जो थी, पहली रचना वो पाउमचर्यु को माना जाता है, ठीक है। पाउमचर्यु जो रचना है ये रचना स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू की रचना है। याद ध्यान रखना किसकी रचना पे? स्वयंभू की रचना है। पाउमचर्यु रचना किसकी है? स्वयंभू की रचना है, ध्यान रखना पे।
जो ये प्राकृत भाषा है इसमें जैन ग्रंथ लिखा गया है, जैन ग्रंथ, ठीक है। जैसे पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है, वैसी प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखा गया है। जैन ग्रंथ की प्रमुख रचनाओं में 2 रचनाएं आती हैं। जैसे पाली में त्रिपिटक आता है, यहाँ पे 2 रचनाएं आती हैं। एक आता है आपका पे बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी इसमें आपकी एक आती है, ठीक है। और दूसरी आती है महापुराण, दूसरी कौन सा पे महापुराण, ठीक है। महापुराण जो है ये पुष्य दत्त ने लिखी है, आप ध्यान रखना, पुष्य दत्त ने लिखी है ये किताब, आप ध्यान रखना कौन सा पे महापुराण। इसके अलावा प्राकृत में आप ध्यान रखना पे प्राकृत का जो पाणिनि है, ठीक है, ध्यान पे प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि जो है वो हेमचंद्र को कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि हम यहां पे हेमचंद्र को कहते हैं। हेमचंद्र हम क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी एक बुक थी, उसका नाम था प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण नामक इन्होंने बुक लिखी। ध्यान रखना ये जो बुक है ये 3 खंडों में लिखी गई है। कितने खंडों में? आप बुक यहाँ पे 3 खंडों में लिखी गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्राकृत के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं अपभ्रंश पे। चलिए अब हम बात करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपभ्रंश को बीच में अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। अब आपको यहां पे लिखना है अपभ्रंश। देखिए जब मैं अपभ्रंश की बात करता हूं, अपभ्रंश, ठीक है, आपको यहां पे 2-3 बात ध्यान रखनी है। अपभ्रंश का बेसिक मतलब होता है पतन। अपभ्रंश का जो अर्थ है वो होता है पतन। इसका मतलब अपभ्रंश वो टाइम पीरियड है जब संस्कृत का पतन हो गया और इसमें हिंदी की एंट्री हो गई, ठीक है। थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यानी कि आप ये भी कह सकते हो अपभ्रंश वो टाइम पीरियड था जब हिंदी का हमें टूटा फूटा, यानी कि हिंदी जो हमें यहाँ पे जो हिंदी भाषा थी वो हमें कैसे यहाँ पे टूटे फूटे रूप में, ठीक है। हिंदी कैसे यहाँ पे टूटी फूटी हिंदी आप ऐसा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पे टूटी फूटी जो हिंदी थी वो कौन सी अपभ्रंश। अब देखिए यहाँ पे जो ये टूटी फूटी हिंदी थी वो भारत में कैसे कैसे बोली जाती थी। यहां पे मैं एक भारत का नक्शा बना देता हूं, जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये सब कैसे चल रहा है, ठीक है। नक्शा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने नीचे को रखे हैं, 4 मैंने इधर को रखे हैं, एक इनके बीच में रखा है। इन सबको मैं टोपियां पहना देता हूं। पहले वाले को कुछ मैं इस तरह की टोपी पहनाता हूं, इस वाले को, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की टोपी, इसे कुछ इस तरह की पहना देते हैं, इसे कुछ ऐसी टोपी, इसे कुछ ऐसी टोपी, इसे कुछ ऐसी टोपी, इन सभी टोपियों को हम मिला देते हैं, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे मिलाता हूँ, थोड़ा सा आपका समझने के लिए बन जाएगा, बस आप ध्यान रखिए। इसे ऐसे इसे मिला करके मैं इधर मिलाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जरा बात समझने का हम प्रयास करें। कौन सा मतलब पे अपभ्रंश के अंतर्गत, अपभ्रंश में 5 तरह की अपभ्रंश हुई, मतलब टूटी फूटी जो हिंदी चली वो 5 तरह से चली, ठीक है। पहला जो इसका प्रकार हुआ, पहला प्रकार इसका हुआ सौरसैनी। पहला प्रकार कौन सा हुआ इसका पे? पहला कौन सी अपभ्रंश हुई? सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश इधर थोड़ा सा यूपी वाले एरिया में, ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर वाले एरिया में, ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा ये इधर उत्तराखंड वाला एरिया, कौन सा? ये उत्तराखंड वाले एरिया में, और इधर वाले ये वाले एरिया में, इस वाले एरिया में सौरसैनी बोली जाती थी। सौरसैनी। सर ये सौरसैनी क्या है? ये अपभ्रंश की एक शाखा है जिसे हम सौरसैनी अपभ्रंश कहते हैं। सौरसैनी क्या बोलते हैं इसको? अपभ्रंश, ठीक है। इसके अलावा सर क्या सौरसैनी अपभ्रंश यही थी? सौरसैनी अपभ्रंश क्या है? टूटी फूटी हिंदी। सर क्या यही थी? नहीं। इसके अलावा सौरसैनी अपभ्रंश जो है इसी में आपका ये जो नीचे जो राजस्थान वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये भी आपका सौरसैनी अपभ्रंश में आता था। ये भी किसमें? आपका बे सौरसैनी में ही आता था। इसके अलावा ये जो ऊपर थोड़ा उत्तराखंड वाला एरिया है, उत्तराखंड वाला एरिया, यहां पर भी उत्तराखंड वाला एरिया, यहां भी सौरसैनी थी। सौरसैनी, ठीक है, सौरसैनी भाषा यहां भी। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा, सौरसैनी कहां कहां है आपका पे? अगर मैं इस पे निकालना चाहूं यहां पे नंबर 1, तो नंबर 1 क्या होगी आप पे? सौरसैनी। नंबर 1 कौन सी होगी आपके यहां पे? नंबर 1 आपकी होगी सौरसैनी। सौरसैनी। देखिए आप सौरसैनी आप कहां कहां दिख रही है आपको? पे एक तो आपको इधर दिख रही है, इस साइड में जो सौरसैनी बोली गई, इस साइड जो सौरसैनी बोली गई, इसे आगे चल के, क्योंकि भारत का ये पश्चिमी एरिया था, इसे पश्चिमी हिंदी कहा गया, क्योंकि इसी से तो आगे चल के हिंदी आएगी। अपभ्रंश के बाद अवध, फिर हिंदी, ठीक है। तो ये वाली जो सौरसैनी थी, इससे
इधर इस साइड की हिंदी निकली, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो इससे क्या निकली आपके यहाँ पे पश्चिमी हिंदी निकली, पश्चिमी हिंदी यहां आपकी निकली। आप बात समझ आ रही, ठीक है। अब देखिए समझा पे, ये दूसरा एरिया कौन सा हुआ, राजस्थान का, ठीक है। ये भी आपकी सौरसैनी है, ये भी आपके यहाँ पे, ये भी आपकी सौरसैनी भाषा हुई, जरा ध्यान समझना पे, ठीक है। इससे जो निकली आपकी, इससे जो भाषा निकली वो कौन सी होगी आपकी, राजस्थानी। वो कौन सी होगी आपका पे, राजस्थानी। इसका मतलब राजस्थानी किसके निकली है, सौरसैनी से, और सौरसैनी किससे निकली है, अपभ्रंश से, ठीक होगा, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में जो भाषा है ये भी सौरसैनी हुई, ये भी कौन सी का सौरसैनी भाषा हुई, ठीक है। अब इस सौरसैनी में यहां पे जो भाषा चली उसे हम बोलते हैं, इस भाषा को हम बोलते हैं पहाड़ी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, पहाड़ी। अब ध्यान रखना सर, इसके अलावा अपभ्रंश के और भेद कहां बोले गए, इसके अलावा एक जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, सिंध वाला एरिया जहां सिंधी बोली जाती थी, यहां भी अपभ्रंश की ये जो, ठीक है, ये जो आपका अपभ्रंश है इसकी एक शाखा यहां भी काम करती थी, ठीक है। अपभ्रंश की एक शाखा जो यहां चलती थी इसे हम बोलते थे यहां पे ब्राचड़, क्या बोलते हैं यहां पे, इसे ब्राचड़ कहा जाता था, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे यानी कि अब यहां पे जो दूसरा आ गया, ये तो सब एक ही है ना, सिंधी, ये तो सौरसैनी 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 है, सौरसैनी के अंदर यहाँ पे सौरसैनी यहां भी है, सौरसैनी यहां भी है, सौरसैनी यहां भी है, ठीक है। अब दूसरी जो आ गई, इसका मतलब दूसरी कौन सी आ गई आपके यहाँ पे, कौन सी आ गई, ब्राचड़। दूसरी आपके यहाँ पे ब्राचड़ आ गई। ब्राचड़ में केवल एक ही भाषा यहां पे, वो कौन सी होगी आपके यहाँ पे, सिंधी। ब्राचड़ के अंदर कौन सी होगी आपके यहाँ पे, एक ही दो भाषा हुई, कौन सी भाषा होगी यहाँ पे आपकी, वो सिंधी भाषा, ठीक है। ब्राचड़ के अंदर जो भाषा हुई वो हो गई आपकी सिंधी भाषा, क्लियर। क्या सर अपभ्रंश का और भी कोई रूप था, अपभ्रंश का एक रूप इधर पंजाब वाले एरिया में था, ठीक है, जिसे पैसाची कहा जाता था, पैसाची। सर ये पैसाची क्या है, टूटी फूटी हिंदी। ये जो मैं जितने भी लिख रहा हूं ये अपभ्रंश के अंदर, यानी कि सौरसैनी हो गया, ब्राचड़ हो गया, और अगला कौन सा हो गया आपका पे, ठीक है, पैसाची, पैसाची। ये भी क्या होगा आपका, टूटी फूटी हिंदी है। इस वाले एरिया में जो पैसाची चलती थी, आगे चल के इसका जो रूप हमें देखने को मिला, ठीक है, वो हमें यहां पे देखने को मिला एक लहदा और एक पंजाबी के रूप में, लहदा और पंजाबी के रूप में। आप बात समझ आ रही, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे अपभ्रंश की जो शाखा हमको ये पूर्व वाले एरिया में देखने को मिली, ठीक है, इससे इधर को हम बोलते हैं अर्धमागधी। क्या बोलते हैं यहां पे, अर्धमागधी कहा जाता है। इसके इधर को जो है इसे मागधी कहते हैं, जो बेसिकली मगध की भाषा हुई। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्या आपको ये पल्ले पड़ रहा है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अपभ्रंश के अंतर्गत 5 शाखाएं हुई। सर कौन कौन सी हुई, पहली हुई सौरसैनी, दूसरी हुई ब्राचड़, तीसरी हुई पैसाची, चौथी हुई अर्धमागधी, चौथी क्या पे, अर्धमागधी हुई, और 5वीं भाषा हुई मागधी। देखिए अर्धमागधी कहां हुई, जो मगध वाला एरिया है, यानी कि जो बिहार का एरिया है, बिहार से इधर साइड को जो भाषा हुई वो अर्धमागधी हुई। बिहार और उसके आसपास के, बिहार को मगध बोलते थे, मगध साम्राज्य यहां पे पहले, ठीक है। तो मगध और उसके आसपास का जो एरिया हुआ वहां चलती थी आपकी मागधी। सर ये सब क्या हुए, ये सब जो हुए आपके अपभ्रंश के, यानी कि टूटी फूटी हिंदी के रूप हुए, ठीक है, जिन्हें हम वर्तमान में हिंदी की उपभाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं पे हम, हिंदी की उपभाषा। तो हिंदी की उपभाषा इसका मतलब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हुई, जरा बात समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब तो क्या हो गया आपके यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहाँ पे इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इस वाले नक्शे को, ठीक है। तो ये 5 जो ये 5 हैं, ये 5 क्या हो गई, ये तो आपकी हैं, ये तो आपकी अपभ्रंश हो गई, ये तो क्या होगा आपका, ये तो अपभ्रंश है ना। अपभ्रंश के ये आपके 5 रूप हो गए। पहला कौन सा हुआ आपका पे, 5 रूप में पहला आपका सौरसैनी हुआ, दूसरा आपका पे ब्राचड़ हो गया, तीसरा पैसाची हो गया, वही पंजाब वाला, चौथा आपका पे अर्धमागधी हो गया, और 5वां आपका पे मागधी हो गया, ठीक है। ये तो अपभ्रंश है। अब इस अपभ्रंश से 5 निकली हमारी उपभाषाएं। ये क्या हो गया आपके यहाँ पे उपभाषाएं हो गई, ठीक है।
देखिए उपभाषाओं में पहली जो भाषा हुई वो ही आपकी पश्चिमी हिंदी। पहली कौन सी होगा आपका पे पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो भाषा हुई वो हुई आपकी राजस्थानी। तीसरी जो हुई आपकी वो हुई आपकी पंजाबी। ठीक हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ब्राचर की कोई उपभाषा नहीं है, ये सीधे बोली है। ये सीधे क्या हुई, एक बोली हुई। पैसाची की कोई उपभाषा नहीं है, ये दोनों भी बोलियां हुई। ये दोनों क्या हुई, बोली। ठीक है। अब देखिए अर्धमागधी कौन सी हुई, जो इधर साइड बोली जा रही थी, बिहार के इधर साइड में। ये एरिया कौन सा है, पूरब का। तो इस साइड में यानी कि अर्धमागधी वाले एरिया में जो भाषा बोली जा रही थी, इसे हमने आगे चल के बोला हिंदी की एक उपभाषा। इसे हमने कहा पूर्वी हिंदी। इसे हमने क्या कहा, पूर्वी हिंदी कहा। इससे इधर को यानी कि जो मगध वाला एरिया है, यानी कि जो बिहार वाला एरिया है, यहां पे हिंदी की जो उपभाषा है यानी कि इस मागधी जो निकली, यहां पे जो बेसिकली हुई, इसे हमने बोला बिहारी। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, बिहारी। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब यह है कि अपभ्रंश के 5 क्या यहां पे प्रकार हुए। ठीक है, जिनसे 5 आपकी उपभाषाएं निकली। ठीक है सर, 5 उपभाषाएं कौन सी निकली, अब मैं आपको समझाता हूं। आपको थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इनकी देखा पे एक बार समझा पे, तो इनकी तो कोई उपभाषा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक बार पे, ये इनकी तो सीधी क्या गया पे बोली, इसकी भी क्या बोली, इनकी क्या यहाँ पे ये उपभाषाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे पश्चिम साइड में यानी कि जो पश्चिम वाला यानी कि आपको जो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था भारत का, ये वाला एरिया। ठीक है, यहां पे जो पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 तरह की बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली गई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर सर क्या क्या बोली गई, सबसे पहले इसमें आपकी रही खड़ी बोली। कौन सी आपका पे, खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। क्या बोलते इसका पे, जिसे कौरवी कहा जाता है। दूसरी इसमें आपकी हुई ब्रजभाषा। दूसरी कौन सी आपका पे, इसमें आपकी हुई ब्रजभाषा। किस में, पश्चिमी हिंदी के अंदर। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में तीसरी भाषा हुई इसमें बुंदेली। चौथी हुई इसमें कन्नौजी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सब कहां की भाषाएं हैं, ये सब यूपी की भाषाएं हैं। इसके साथ साथ में पश्चिमी हिंदी में ही आती आपकी हरियाणवी। हरियाणवी, ठीक है, कौन सी आती है आपकी, हरियाणवी। हरियाणवी जो है इसी को बांगरू कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसका पे, बांगरू। ये सब हम किसके अधीन पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश के अधीन। ठीक है, अपभ्रंश के 5 भेद हैं, सौरसैनी, ब्राचर, पैसाची, अर्धमागधी, मागधी। ठीक है, इससे निकली उपभाषाएं। उपभाषाएं कितनी निकली आपके यहां पे, 5 निकली। ठीक है, पहली कौन सी हुई आपके यहां पे, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरी हुई आपके यहां पे राजस्थानी, तीसरी हुई पहाड़ी। ये दोनों उपभाषाएं नहीं है, बोलियां हैं। अगली हुई पूर्वी हिंदी और बिहारी। समझिए देखिए यहां पे, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 कौन कौन से यहाँ पे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और कौन से यहाँ पे, हरियाणवी। ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत जो राजस्थान वाला एरिया था, यानी कि इस वाले जो ये एरिया था, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया, इसके नीचे वाला जो ये एरिया है, राजस्थान में 4 तरह की भाषाएं बोली गई। पूरब में जो बोली गई उसे बोलते हैं जयपुरी। ठीक है, उपभाषा के अंदर बोली सर क्या होती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इधर बोली गई जयपुरी, इधर बोली गई मारवाड़ी, इधर बोली गई आपकी मेवाती, इधर बोली गई मालवी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे 5 बोलियां रही, इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे 4 बोलियां रही। सर कौन कौन सी, जयपुरी, दूसरा ठीक है मारवाड़ी, ठीक है, तीसरा मेवाती, और चौथा कौन सा आपका यहाँ पे, मालवी। चौथा कौन सा आपके, मालवी। अब जरा ध्यान समझिए यहाँ पे। ठीक है, क्या असर इनकी बोलियां हैं, इनकी उपभाषाएं थी, नहीं थी। तो भाई ब्राचर से सीधे क्या निकली, इसकी उपभाषा निकली। कितनी हुई, एक। कौन सी हुई सर, सिंधी। ये तो मतलब इसका। ठीक है, पैसाची को उपभाषा क्या, नहीं है, तो इसकी भी क्या निकली, सीधे बोली निकली। तो इसकी बोली कितनी है, 2। पहली बोली कौन सी इसकी पे, पंजाबी, और दूसरी कौन सी आपका पे, ठीक है, कहां पे, लहदा। ठीक है, कौन सा पे, लहदा। ठीक हो गया है, पंजाबी और लहदा। अब देखिए यहाँ पे
अब आगे आपका पूर्वी हिंदी। सर पूर्वी हिंदी कौन सा एरिया हुआ? जो इस साइड में बोली गई, यानी कि अर्धमागधी के अंदर क्या पे पूर्वी हिंदी। इधर जो बोली गई यहां पे वो 3 भाषाएं बोली गई। पहली हुई आपकी इसमें अवधी, ठीक है, जो अवध में बोली गई, मतलब बेसिकली लखनऊ में। दूसरी इसमें हुई आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है। तीसरा छत्तीसगढ़ की एक भाषा हुई, उसका नाम हुआ बघेली। कौन सी आपका भाई? बघेली। किसमें है ये? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसके अलावा अब आता आपका कौन सा? मगधी। मागधी में मेन कौन सी होगी? बिहारी। अब बिहारी के अंतर्गत आपकी 3 भाषाएं निकली। पहला इसमें हुआ आपका भोजपुरी। पहले कौन सी होगी आपकी? भोजपुरी। पहले कौन सी आपका पे? भोजपुरी। दूसरी इसमें हुई आपकी, दूसरी हुई मगही, और तीसरी इसमें हुई आपकी मैथिली। तीसरी कौन सी? मैथिली, ठीक है। तो आपको बात पल्ले पड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपभ्रंश से ये इनकी उपभाषाएं निकली, उपभाषाओं से ये निकली बोलियां, ये आपके पे बोलियां निकली। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है? ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ जाएंगे, देखिए भाई, जैसे आपसे पूछ लेगा मारवाड़ी किससे निकली है, तो मारवाड़ी भैया आपकी राजस्थानी से निकली है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो सौरसेनी से निकली है। ये ऑप्शन नहीं होगा तो सर अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। ये ऑप्शन भी अगर नहीं हुआ तो फिर भैया सबसे शुरू कहां से हो रखा है? संस्कृत से। ये सब संस्कृत से निकली है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत से ही आपकी पाली आई, ठीक है, इससे ही आपकी प्राकृत आई, और इससे ही आपके यहाँ पे अपभ्रंश आई है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब जरा सा बात समझने का प्रयास करिए। तो अपभ्रंश के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। हमने अपभ्रंश को ठीक तरह से देख लिया है। अब देखिए आप अपभ्रंश के बाद अब हम थोड़ा आगे पहुंचते हैं, कहां? अवहट्ट पे, ठीक है। हम पहुंचते हैं अवहट्ट पे। इन सभी को याद कर लेना। देखिए यहां से अपभ्रंश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं अवहट्ट पे। चलिए अवहट्ट की बात करते हैं। जो ये अवहट्ट है, इसे पहली बात यहाँ पे इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का इसे अपभ्रंश कहा जाता है। दूसरा, इसी को ही परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका? परवर्ती अपभ्रंश, ठीक है। ये जो अवहट्ट है, इस अवहट्ट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था, ठीक है। ज्योतिष ठाकुर ने अवहट्ट भाषा में पहली रचना लिखी। तो अवहट्ट की जो पहली रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। इसका नाम है वर्ण रत्नाकर, ठीक है। किसकी रचना भी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना भी इधर, ठीक है। देखिए ज्योतिश्वर ठाकुर के अलावा अवहट्ट के कुछ अन्य कवि भी हैं, ठीक है। अन्य कवि आपको याद रखना है। पहला आपको याद विद्यापति, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले यही याद रखने हैं। जो विद्यापति हैं इन्हें अवहट्ट का कवि कहा जाता है। सबसे महान कवि अवहट्ट के जो है वो विद्यापति ही है, ठीक है। इन्हें मैथिल, ध्यान रखना, इन्हें मैथिल कोकिला भी कहा जाता है, मैथिल कोकिला, ठीक है। इन्हें हिंदी का पहला कृष्ण कवि भी कहा जाता है, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इनकी जो एक रचना है जो अवहट्ट में लिखी हुई है, इनकी रचना की मैं बात करता हूं तो इनकी रचना है कीर्ति पताका। इनकी रचना कौन सी? यहां पे कीर्ति पताका, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अन्य की बात करता हूं तो एक आप यहां पे अब्दुल, ठीक है, रहमान आप याद रखोगे, ठीक है। अब्दुल रहमान की एक रचना है, ठीक है। इसका नाम है संदेश, ठीक है, संदेश शासक, याद रखना आपका पे, ठीक है। और तीसरा आप यहां पे एक दामोदर पंडित याद रखोगे, ठीक है। ये भी क्या है? अवहट्ट कवि है। दामोदर पंडित की इनकी एक रचना है, उसका नाम है व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। इसका नाम क्या पे? व्यक्ति प्रकरण, ठीक हो, ठीक है। विद्यापति, अब्दुल रहमान और दामोदर पंडित, ये तीनों क्या यहाँ पे? ये तीनों ही अवहट्ट के क्या हैं? कवि हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। याद रखना, यही अवहट्ट से आगे अब हम अग्रसर हो जाएंगे कहां की ओर? हिंदी की ओर।
ठीक है, जिसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रही आपके यहाँ पे पहली क्लास, ठीक है, किसकी? आपके यहाँ पे हिंदी की भाषा और विकास की। क्लियर? ठीक है, इसमें हम आगे बात करेंगे और आगे हम इसकी जो बोलियां हैं उन पे भी हम बात करेंगे। हालांकि हमने कुछ बोलियां ये हमने देख ली उपभाषा और बोलियां, लेकिन हमें एक टॉपिक इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, उत्तराखंड की बोलियां, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग सा टॉपिक भी दे रखा है। इसीलिए उत्तराखंड, यहां पर मैंने जब आपका पे सौरसेनी से मैंने आपको पश्चिमी हिंदी बताई, सौरसेनी में आपको राजस्थानी बताई, सौरसेनी से मैंने आपको पहाड़ी बताई। ठीक है, पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, एक्चुअली 4 आती हैं। ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और नेपाली। ठीक होगा? ठीक है, तो जो बोलियां हैं उनमें हम ये जो पहाड़ी बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और नेपाली, ठीक है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। कुमाऊनी के अंदर कौन कौन सी आती हैं हम उनको भी पढ़ेंगे, गढ़वाली के अंदर कौन सी आती है उनको पढ़ेंगे, जौनसारी के अंदर कौन सी आती है उनको भी पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत नेपाली के अंदर कौन सी आती है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां मैंने उनको लिखा नहीं है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जो जहां पे मैंने आपको लिखा था ना, क्या पहाड़ी, पहाड़ी के आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पहाड़ी के आगे आप यहाँ पे इस तरह से आप पहाड़ी के आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहाड़ी के आगे। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और यहाँ पे कौन सा पे नेपाली, आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हो? ठीक है, चल ठीक है, तो ये रहा आपका। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स हमारा इस कोर्स से आपको अगर जुड़ना है तो सिंपली आप मैसेज कर दोगे यहाँ पे 97588 पे अपने कोर्स का नाम लिख करके। क्रैश कोर्स ये चल रहा है वीडियो, बीपीडीओ और एसआई के लिए, बाकी पीसेस, लोअर पीसेस और आरओआर के लिए वो वाला कोर्स भी हमारा चल रहा है। ठीक है, बाकी ऐप हमारी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको कोर्स की डिटेल आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।